हो गया, इसे वैसे कर देना। स्टेट यहाँ तक है ना। हाँ ये थोड़ा सा कट रहा है भी। ठीक है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, गुड इवनिंग सभी को। तो आज हमारी जो क्लास होगी बच्चे, वो होगी नेक्स्ट क्लास, और हमने गवर्नर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, क्या होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या आर्टिकल है, किससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, वो सभी बातें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधान सभा। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको विधानसभा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूंगा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, तो एक पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद चीजों को समझते हैं। मैंने आपको एक रफली कल आइडिया बताया था कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसमें मैंने आपको बताई थी, एक तो बताया था स्टेट एग्जीक्यूटिव, एक बताया था आपको स्टेट लेजिस्लेचर, और एक बताया था स्टेट जुडिशरी। तीन चीजें बताई थी। और हम सब जानते कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर था, जो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, जिसमें दो पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो स्टेट की वो थी, स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, वो हमने पढ़ ली है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको दोबारा भी पढ़ा दूंगा, लेकिन बाद में, है ना। अभी फिलहाल हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादातर चीज़ें स्टेट एग्जीक्यूटिव में पढ़ ली थी राष्ट्रपति के रिगार्डिंग। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने स्टेट को भी कवर किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे डिमांड के रूप में कि सर आप उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बचा आपका ये लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर, वो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टेट आपकी जुडिशरी और जो यूनियन जुडिशरी थी, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा इसके बाद। ठीक है, क्योंकि पहले हम सरकार को कवर कर लेते हैं, बाद में कवर करेंगे जुडिशरी को। ठीक है, तो मैंने एक ये रफली सा आपको आइडिया बताया था, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। और कभी आपसे कोई पूछे कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधायिका में कितने पार्ट होते हैं, तो राज्य की विधायिका के 3 अंग होते हैं, लाइक गवर्नर, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। ठीक है, तो फर्स्ट हमने गवर्नर तो कंप्लीट कर लिया, अब हम कवर करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। जिस तरीके से यूनियन में लोकसभा होती है, उसी तरीके से एक स्टेट में, राज्य में कौन होती है, विधानसभा। ठीक है, जो काम लोकसभा के लिए है, जस्ट वही काम राज्य की विधानसभा के लिए होता है। बस फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है, फर्क केवल नाम का है। बाकी सभी चीजें जो आपने लोकसभा में पढ़ी, वही सारी चीजें आप रिपीट करेंगे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करना चाहूंगा तो वही सारे फैक्ट होंगे जो आपके लोकसभा के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो फर्स्ट अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं, तो बेटा इसका आर्टिकल क्या होगा, तो इसका जो आर्टिकल होगा वो होगा 170 यानी 170। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 170 में हमारी लेजिस्लेटिव
असेंबली के बारे में बात कही गई है, यानी कि राज्य की विधान सभा। ठीक है, हम जानते कि हम इसको लोअर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। जैसे हम लोकसभा जैसे हम लोकसभा को लोअर हाउस कहते थे, उसी तरीके से हम इसे भी लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी सब कुछ मीनिंग बताऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूं सारी बातें। इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग हाउस भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग हाउस हम सब जानते कि इसको स्ट्रॉन्ग हाउस भी कहते हैं। इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं नॉन परमानेंट हाउस। ठीक है, नॉन परमानेंट हाउस भी कहते हैं इसको। हिंदी में बोलेंगे लोअर हाउस का मतलब होता है निम्न सदन, निम्न सदन। स्ट्रॉन्ग हाउस का मतलब होता है मजबूत सदन। हाउस ऑफ पीपल का मतलब होता है लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन या लोगों का सदन भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन परमानेंट हाउस का मतलब होता है अस्थायी सदन। अब ये अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली कैन डिसोल्व बाय गवर्नर। ठीक है, क्योंकि जो विधानसभा होती है वो गवर्नर के द्वारा भंग की जा सकती है, और जब विधानसभा भंग होती है तो इसकी सारी की सारी सीटें खाली हो जाती है। ध्यान रखेंगे कि जब भी पूछ ले कि भंग का मतलब क्या होता है, तो डिसोल्व का मतलब होता है भंग करना, और भंग का मतलब होता है कि इसमें सारी की सारी सीटें खाली हो जाती हैं। जैसे लोकसभा भंग होती थी, तो लोकसभा जब भंग होती थी उसको कौन करता था भंग? राष्ट्रपति करता था। ठीक है, जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता था तो उसकी जितनी भी सीटें थी, कितनी सीटें होती है लोकसभा में? 545 सीटें होती हैं। तो क्या मतलब है इसका कि 545 की 545 सीटें खाली हो जाएंगी, फिर नई तरीके से 545 सीटों पे चुनाव होगा। यही तो मतलब है इसका। तो कहने का मतलब यह है कि विधानसभा के बारे में बात करें तो ये हमारा आर्टिकल 170 में आता है। इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, यानी निम्न सदन भी कहते हैं। इसे हम स्ट्रॉन्ग हाउस भी कहते हैं, मजबूत सदन भी कहते हैं। कंपैरिजन भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे हमने लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन किया था, वैसे ही हम इसका भी कंपैरिजन करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। हाउस ऑफ पीपल लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। नॉन परमानेंट हाउस को अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन का मतलब क्या होता है कि इसका कार्यकाल होता तो 5 साल का है, लेकिन 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, और जब ये भंग हो जाएगी तो उसकी सारी सीटें एक साथ खाली हो जाएंगी। और भंग किसके द्वारा होता है? ये गवर्नर के द्वारा। आप इसके नीचे नोट करके लिख सकते हैं पॉइंट कि जब भंग होती है विधानसभा तो उसकी सारी की सारी सीटें खाली हो जाती हैं। ठीक है, आप इतनी बात समझ पाए? कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। देखो बच्चे, पॉलिटी में आपको मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं, तो उनको प्लीज करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना। अब जैसे मैंने गवर्नर करा दिया है, तो गवर्नर की आप एमसीक्यू, मैंने लूसेंट की पूरी बुक अपलोड करके भेजी हुई है, आप उसको क्वेश्चन को निकालिए। ठीक है, घटना चक्र का भी मैं दे दूंगा, टेंशन ना ले, पहले उसको कर लीजिएगा, है ना। तो हो गया कॉपी। अब देखो ध्यान से समझना अगली बात। अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई तो मेंबर होगा। इसका मतलब मेंबर तो होंगे ना इसके अंदर। तो जो भी मेंबर होगा उस मेंबर को हम बोलेंगे एमएलए। क्या बोलेंगे बच्चे? एमएलए। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये जो एमएलए है ये आपका मेंबर होता है। क्या होता है बच्चे? मेंबर।
और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हम सब जानते हैं इसको हिंदी में हम बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, विधायक बोलते हैं, ठीक है, विधायक। अब अगर मैं एमएलए की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं एमएलए की बात करता हूं तो ये जो बच्चे एमएलए होता है, ये एक, अगर मैं यूनियन गवर्नमेंट की बात करता हूं, यानी लोकसभा की बात करता हूं, यूनियन गवर्नमेंट में लोकसभा की बात करता हूं, तो लोकसभा में जो सांसद होता है उसके ही समकक्ष होता है। लाइक जैसे कि लोकसभा में सांसद, ऐसी ही विधानसभा में एमएलए। क्लियर हुई बात? हम सब जानते हैं कि जो एमएलए होता है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और इसमें 3 बातें आपको जानना बहुत जरूरी होगा। और वो बातें जरूरी क्या है? सबसे पहले कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। और देखो क्वालिफिकेशन जो होती है लगभग सभी की एक ही होती है, और हम सब जानते हैं कि पहली क्वालिफिकेशन होती है इसकी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, बाय बर्थ हो, बाय रजिस्ट्रेशन हो, बाय फ्रॉड हो, भाग के आया हो कहीं से भी, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि वो भारत का नागरिक हो, दैट्स ऑल। और क्या होगा? और होगा उसकी जो एज है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो उसकी कंप्लीट एज होगी, कंप्लीटेड एज जो होगी उसकी वो 25 ईयर होगी, ठीक है। लोकसभा का जो सांसद बनता है उसकी भी 25 साल होती है, आप जानते हैं बात। और भैया क्या हो? नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे ना हो। और लाभ का पद तो मैं मानता हूँ रट गया होगा आपको, लाभ का पद तो, क्यों बच्चे, लाभ का पद तो रट गया होगा ना। लाभ का पद का मतलब होता है कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी जॉब, लोकल गवर्नमेंट की सरकारी जॉब, राज्य सरकार की कोई सरकारी जॉब, किसी सरकारी संस्था में काम ना करता हो, किसी तरीके से वेतन ना लेता हो, किसी तरीके से कोई अनुदान ना लेता हो, ठीक है, क्लियर हुई बात, किसी तरीके से कोई सहायता ना लेता हो फाइनेंशियली, ठीक है, तो उसको हम लाभ के पद में काउंट करते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा है करता तो लाभ के पद में काउंट हो जाता है। और लाभ के पद पे तो अल्टीमेटली जो उस पे ऑथोरिटी होती है कानून बनाने की, वो पार्लियामेंट की होती है। और इस पे अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो हम सब जानते हैं कि इसकी जो निपटारा होगा वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक है। ये सब लोग आप लोग जानते हो, इसमें कोई आप नई चीज नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने सारी चीजें लोकसभा में कवर करा दी, ठीक है ना। अगर मैं टेन्योर की बात करता हूं तो इसका टेन्योर बहुत मामूली सा होता है, लाइक 5 ईयर, टेन्योर 5 ईयर होता है। क्या हम इसको 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं? तो बिल्कुल हटा सकते हैं। आप चाहें तो इसको 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं, लेकिन 5 साल से हटाने से पहले इसका कोई रीजन होना चाहिए, कोई ठोस रीजन होना चाहिए, लाइक कहीं ना कहीं एक डिसक्वालिफिकेशन का मैटर होना चाहिए। और हम सब जानते हैं डिसक्वालिफिकेशन का मैटर क्या होगा कि भाई वो आपका या तो लाभ के पद पे हो, या फिर इलेक्शन कमीशन की जो शर्तें हैं उसको पूरा ना करता हो, या जनप्रतिनिधित्व जो एक्ट है उसकी शर्तें पूरी ना करता हो, ठीक है। ये सभी मैंने आपको बात बताई थी, तो मैं अभी आगे भी पढ़ाऊंगा इसके बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर क्या होगा कि अगर हमें एमएलए और एमएलसी को हटाना हो तो हम कैसे हटाएंगे, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। चूंकि इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल तक ये अपने पद पे काम करेगा, ठीक है। खुद भी चाहे तो रिजाइन दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई मान लीजिएगा मुझे एमएलसी बना दिया गया तो ये मेरे लिए बाध्य होगा कि मैं 5 साल तक ही लेजिस्लेटिव असेंबली में ही काम करूंगा। नहीं, मैं चाहूं तो 5 साल से पहले भी रिजाइन दे सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चुनाव की बात करें तो इसका जो चुनाव होता है बेटा वो डायरेक्ट होता है। कैसा होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट जनता के द्वारा, यानी कि इलेक्ट बाय पीपल। हम सब जानते हैं कि जो जनता होती है वो डायरेक्ट इसको चुनती है। आप हैं, हम हैं, सभी लोग हैं, डायरेक्टली इसके चुनाव में जाते हैं, वोटिंग करके आते हैं, और ये विधायक हुए, सांसद हुए, ये हमारी वोटिंग से बनते हैं। और हम तरह तरह की, आज मैंने एक लेक्चर शूट किया है एनसीईआरटी का 7th क्लास का पॉलिटी का, उसमें हमने यही सब चीज़ें पढ़ी कि एक उसमें पहला टॉपिक था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो टेक्निकल टीम से मंगवा लीजिएगा, ठीक है, पॉलिटी की है वो। उसमें एक जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो पढ़ा है समानता। और समानता के कंसेप्ट को हमने बहुत मतलब एक तरीके से डिटेल में पढ़ा है उस चीज को, मैं अभी चर्चा करूंगा उसके ऊपर। तो बेटा ऐसा होता है कि इसमें जो है इलेक्शन जो होता है उसका डायरेक्टली होता है, और हम सब
जो है उसमें वोटिंग करते हैं और हमारी वोटिंग के जरिए वो उसका चुनाव होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से जनता का चुना गया प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि होता है, ठीक है। जैसे लोकसभा में जो सांसद होता है वो किसके द्वारा चुनता है, जनता के द्वारा। यानी कि ये जो तीनों सारी चीजें हैं ना वो बिल्कुल लोकसभा के एमपी की तरह ही है, बिल्कुल। उसमें भी यही क्वालिफिकेशन है, उसमें भी यही टेन्योर है, उसमें भी ये तुम्हारा क्या है, इलेक्शन का प्रोसेस है। और ये समझ लो ये पूरी लोकसभा ही है। अगर मैं यहाँ पे काट के लोकसभा लिख दूं और आर्टिकल बदल दूं, बाकी सब कुछ सेम है, और यहाँ पे एमपी लिख दूं, बाकी कुछ नहीं बदला। तो मैं बात कर रहा था आपसे उस टॉपिक के बारे में, समानता के बारे में। तो वो यूट्यूब पे पड़ा है, आप उसको देखिए। हो गया क्या वो टॉपिक? अभी है कितना हो गया? अभी तो रह रहा, अभी तो चल रहा है काम उस पर, प्रोसेस में है वो, क्योंकि रीडिंग क्लास है वो। तो अभी वो यूट्यूब पे डल जाएगी। तो अगर आप इच्छुक हो और कुछ चाहते हो एक्स्ट्रा चीज़ें सीखना, क्योंकि यहाँ तो सबसे बड़ी कमी है कि बच्चों को बताना पड़ता है कि भैया ये चीज़ पढ़ लो। बच्चा खुद से एफर्ट नहीं करता। अगर मैंने उंगली पकड़ा दी ना कि हाँ भाई चल दो, तो बस मेरे साथ ही चल दोगे, अपना माइंड अपना एफर्ट कोई नहीं लगाएगा। अरे भाई इतने सारे कोर्स लॉन्च करता हूँ मैं, उनको देखो समझे करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी की क्लास उसको देख लेना, काफ़ी अच्छी समझ में आएगी। और मैं हल्का सा ओवरव्यू बता देता हूँ कि टॉपिक का नाम है असमानता। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एक कहानी के तौर पे मैंने समझाया है, और वो इसी से रिलेटेड है, इससे आपका जो है चुनाव से। उसमें ये होता है कि समानता का मतलब क्या होता है? समानता का मतलब होता है सब असमान, ठीक है। तो क्या होता है कि 6 से 7 लोग लाइन में खड़े होते हैं और वो वोटिंग करने जा रहे होते हैं। तो उसमें गृहिणी भी खड़ी है, आपकी जो घरेलू कामकाज करने वाली महिला होती है वो भी खड़ी है, यानी लाइक नौकरानी या फिर मेड कह सकते हैं उसको। उसमें आपके जो है बिजनेसमैन भी खड़ा है, सरकारी नौकरी वाला भी खड़ा है, कोई अधिकारी भी खड़ा है, टीचर भी खड़ा है, वकील भी खड़ा है। लाइक सभी जो प्रोफेशन के लोग हैं, छोटे से बड़े प्रोफेशन तक के सभी एक लाइन में खड़े हैं। तो उसमें जो 2 लेडीज होती है वो आपस में बात करती है और वो कहती है कि देख पीछे को देख, पीछे पीछे जैन साहब भी खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये दर्शाना चाह रही है कि भाई हम लोग गरीब हैं, पुअर हैं, और इस हमारी लाइन में कि वो जैन साहब जो पीछे खड़े हैं वो बहुत रिच है, क्योंकि बिजनेसमैन है, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब हम समान है, सब लोग समान है, ठीक है। और समान रूप से जो वोटिंग करने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें ना तो कोई भेदभाव होता, लाइक ना तो कोई अमीर होता ना ही गरीब होता, क्योंकि वो जो लेडी थी वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही थी कि भाई जो हमारी लाइन है उसमें वकील भी है, टीचर भी है, जैन साहब भी खड़े हैं, बिजनेसमैन है ना, गवर्नमेंट अधिकारी भी है, यानी कि सब जो बड़े से बड़े खानदान के हैं वो सभी एक लाइन में खड़े हैं। तो यानी कि हम सब समान हैं और हम वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका नंबर आ जाता है, वो वोटिंग डालती है। जब वो वोटिंग डालती है तो मन में ये सोचते कि मैं वोटिंग डाल ली हूँ, मैं तो इसको वोट दूंगी, इसने, क्योंकि ये मेरी गली का जो है वो करवाएगा, मतलब मेरी कॉलोनी के लिए कुछ ना कुछ कराएगा, लाइक पानी की टंकी लगवाएगा, घर साफ सफाई कराएगा, गली में राशन बांटेगा, कुछ भी। तो कहने का मतलब ये होगा कि उस लेडी के मन में ये था कि भाई सभी लोग समान थे। जब सभी लोग समान थे तो क्या होता है वहां पे, उसकी जो ये गलत फहमी होती है ना वो आगे चल करके खत्म हो जाती है, यानी कि उसको शंका होने लग जाती है तब जब उसकी बेटी बीमार पड़ती है। और बीमार पड़ने पर, क्योंकि वो कामकाज करने वाली महिला है, और इस जनरेशन में कामकाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, पैसों के मतलब लाइक पैसों से इम्पोर्टेंस अभी कुछ नहीं है, पैसों के सामने सब कुछ बेकार है। तो वो लड़की जब उसकी बेटी बीमार होती है, तो जब बेटी बीमार होती है तो वो वहाँ पे बेटी को कहती है कि भाई मैं अभी काम से आ रही हूँ, इतने तू मैनेज कर और शाम को हॉस्पिटल चलेंगे, क्योंकि पूरे दिन में वो काम करती थी घरों के। तो फिर क्या होता है कि वो जब वापस आती है तो वो वहाँ पे ओपीटी होता है हॉस्पिटल में, ओपीटी बोलते हैं ना उसको, ओपीटी। तो ओपीटी होता है, तो वहाँ पे सभी लोग लाइन में खड़े होते हैं, तो वो भी खड़ी होती है। तो वहाँ देख रही होती है कि भाई मैं लाइन में खड़ी हूँ, यहाँ पे जो सुबह मैंने लाइन देखी वो लाइन से ये लाइन बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, अनपढ़ से अनपढ़, पढ़ा लिखा, सब कैटेगरी के लोग थे जो एक लाइन में लगे हुए थे, जिसे हम सार्वजनिक मताधिकार कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये होता है लाइक कि भाई सभी लोग एक साथ होंगे, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, काला हो गोरा हो कैसा भी व्यक्ति हो, सभी लोग एक साथ वोटिंग करेंगे।
तो उस लेडी का जो है वो भ्रम तब धुलता है, तब उसे लगता है, शंका होती है कि भाई ये जो लाइन लग रही है ओपीडी में हॉस्पिटल में और काफ़ी लंबी लाइन है और मेरी बच्ची बीमार है तो मेरा नंबर तो बहुत देर में आएगा, ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी इसको। तो कहने का मतलब है वो इमेजिन करने लगती है कि जो हमारे जैन साहब है जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ वे नहीं लगते होंगे ऐसे लाइन में क्योंकि उनके पास पैसा है। तो यहाँ पे आके उस लेडी की जो है सोच बदल जाती है और वो सोच कैसे बदलती है, वो टॉपिक का नाम है समानता। जब सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है तो जब उसको पढ़ोगे ना तो वाकई में आपको लगेगा कि ये जो जाति का जो भेदभाव है ना, कि ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, ये जनरल है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये अब से नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। और ये छोटेपन से लगभग कोई 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है ना कि वहां से शुरू हो जाता है ये। ठीक है, कहानी के रूप में बहुत सारी समझा। अब देखो मैं तुम्हें 1 2 3 एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक बात बताओ, हमारी ये टेक्निकल टीम है, ये लड़का बैठा सोनू, अब ये मान लो अपने लिए रिश्ते के लिए, मतलब एक तरीके से रिश्ते के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट दे न्यूज़पेपर में, क्यों भाई? तो वहां पे ये लिख देगा कि भाई लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़की अच्छे खानदान की होनी चाहिए। कौन सी कैटेगरी है तेरी? जनरल। जनरल कैटेगरी की होनी चाहिए। तो मतलब लाइक आप समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे उसने भेदभाव कर दिया। वो सीधा सीधा ये भी तो लिख सकता था कि लड़की कैसी हो, काली हो, बहरी हो, है ना, अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो, लड़की होनी चाहिए बस। ऐसा भी तो लिख सकता था ना वो लड़का, क्यों भाई? तो भाई शादी ना किसी, मतलब ऐसा मत लिखवाना, बता रहा हूँ मैं तुझे, वरना तेरी शादी में मैं नहीं आऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपने देखा होगा कि बहुत से, अब जैसे कि लड़की होती है, मैं लड़की की बात कर दूं, लड़की भी कहते हैं नहीं हस्बैंड जो मेरा वाई आने वाला जो हो ना वो बिल्कुल पढ़ा लिखा होना चाहिए, है गोरा चिट्टा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भाई ये क्या मतलब, क्या ये तुम भेदभाव कर रहे हो? अरे भाई काला हो, गोरा हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, अरे भाई इंसान होना चाहिए, वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। रंग रूप से कुछ नहीं होता, क्यों भाई? रंग रूप से कुछ नहीं होता बच्चे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई ये जो आप इश्तेहार देखते हो ना, यहाँ पे ही असमानता है, यहाँ पे ही भेदभाव है। अगर आप ये जितने बच्चे देख रहे हैं ना नालायक, ये इनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे सर ने क्या टॉपिक था और क्या टॉपिक पा गए। तो कहने का मतलब ये है। और हाँ, एक सबसे बड़ी दिक्कत और है भाई, मुझे एक मिनट रुको जरा, मुझे आज सबसे ज्यादा इस बात की खुशी हुई कि भाई टिकटॉक बंद हो गया। भाई वाकई में टिकटॉक पे मैं ये मानता हूँ कि कम से कम आधी से ज्यादा लगभग जनता बिल्कुल परेशान, पागल, बिल्कुल कोई डायलॉग बाजी कर रहा है, कोई डांस दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई क्या तरीका है ये? अच्छा हुआ ये दोबारा नहीं आनी चाहिए टिकटॉक। ये टिकटॉक ना बिल्कुल, मतलब ये समझ लो टिकटॉक हुई, 2 3 चीजें हुई। हाँ मैंने कभी नहीं करा, तो मतलब लाइक समझ रहे हो ना। तो मतलब ये सही हुआ टिकटॉक बंद हो गई। ये मतलब जो आज की जो हमारी संस्कृति है ना, ये कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। संस्कृति मतलब जो एक लोगों में लाज शर्म होती थी, स्त्रियों में, पुरुषों में, वो खत्म होती जा रही है। ये सब कुछ है टिकटॉक पिकटॉक, ये सोशल, बस एक चीज चलनी चाहिए, एक तो यूट्यूब और एक व्हाट्सअप, बस। बाकी फेसबुक वेसबुक ट्विटर ये सब बंद होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं मोदी होता तो मैं सारे बंद करवा देता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि अब जैसे जितने बच्चे हैं, अभी जितनी तैयारी कर रहे हैं आप लोग सीजीएल की, तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि अगर मान लो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप ये नहीं कहोगे कि हाँ मैं गरीब लड़की से शादी करूंगा या मैं गरीब लड़के से शादी करूंगी ना। आपका ख्वाब होगा कि अगर मैं सीजीएल में सेलेक्ट हो गया, हो गई, तो मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बन गई, तो मेरे हस्बैंड भी वही चाहिए, उसी लेवल का, मतलब है ना। तो ये आपके मन में भेदभाव की नीति है। ये तो मेरे मन में भी है, ऐसा नहीं है कि मैं भी सोचूंगा कि मुझे आईएएस ऑफिसर मिल जाए, है क्यों भाई? तो कहने का मतलब यह है भेदभाव कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसलिए उस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। कान आंख नाक खोल के सुनना, उसको कान के पर्दे खोलना अच्छी तरीके से। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपसे मैं कह दूं ना कि असमानता के ऊपर टॉपिक लिख दो, मैं सही बता रहा हूं, इंडिया की देखो, ये जो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, ये सही बता रहा हूं, ये फैक्चुअल है। सिविल सर्विसेज में ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपको ऐसा मान लो उसने कह दिया कि पॉलिटी में कह दिया कि असमानता के ऊपर टिप्पणी कीजिए, सब धरा का धरा रह जाएगा मामला।
लोकसभा, राज्यसभा, सब कुछ खत्म। क्योंकि जब तुम्हें यही नहीं पता होगा समानता का मतलब क्या होगा, जिसने ढंग में तमीज के साथ पॉलिटी पढ़ रखी होगी वही डिटेल में लिख देगा। तो इसलिए उस टॉपिक को जरूर देखना भाई, असमानता वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो भाई अपने इस पे आते हैं मैटर पे। तो भाई हम सब समझ गए, जो एमएलए होता है वो मेंबर होता है, टेन्योर 5 साल का होता है, क्वालिफिकेशन पता चल गई, डायरेक्ट चुनाव होता है जनता के द्वारा। फटाफट से इसको कॉपी करो। अरे भाई तेरे ऊपर मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि तू यार, तू तू बहुत अच्छा बच्चा है। एक मिनट रुक। हाँ भाई बच्चों, एक विशेष सूचना। जो बच्चा ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है ना, तो भाई मेरे पास आ सकता है वो, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो मतलब अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो भाई यहाँ पे मैं अपने सामने वो लगवा दूंगा चेयर। तो आप लोग मतलब देखते रहना लाइव, मतलब ऑफलाइन में मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं अब तो ऑफलाइन पढ़ाने वाला हूँ नहीं क्लासेस में। मैं अपना सारा ऑफलाइन झंझट बंद करूँगा, ठीक है। तो अगर आप मुझे ऑफलाइन देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करने के बाद मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। फिर आप जो है, आपको 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट कि मुझसे मिलने का मौका मिलेगा, और दूसरा बेनिफिट क्या, दूसरा बेनिफिट आपको लाइव क्लास ऑनलाइन मिलेगी, ठीक है। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसको आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा सीटों के बारे में बात करते हैं, है ना। अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, अगर मैं इसकी विधानसभा की सीटों के बारे में बात करूं, तो इसमें जो मैक्सिमम सीट होंगी, जो मैक्सिमम सीट होंगी वो कितनी होंगी, 500 एमएलए, ठीक है। यानी मैक्सिमम सीट इन एनी स्टेट। हर राज्य में जो सीट होंगी, जो हर राज्य में जो सीट होंगी बच्चे, वो 500 सीट होंगी, यानी 500 एमएलए होंगे, ठीक है। और अगर मैं मिनिमम सीट की बात करता हूं, लोकसभा में कितनी थी, 545, ठीक है। मिनिमम सीट की बात करता हूं, मिनिमम सीट इन एनी स्टेट, यानी कम से कम सीटें कितनी होंगी, तो वो होंगी बच्चे 60 एमएलए, यानी कि 60 सीटें होंगी, ठीक है। लेकिन बच्चे यहां पे कुछ एक्सेप्शन केस है। और एक्सेप्शन केस क्या कहता है कि एक्सेप्शन केस में, कि अगर मैं बात करूं, कुछ एक्सेप्शन केस भी है, लाइक कि जैसे पदुचेरी है, पदुचेरी है, वहां पे 30 सीटें हैं, ठीक है। आपका सिक्किम है, वहां पे 20 सीटें हैं, ठीक है ना। और गोवा है, वहां पे आपके पास 40 सीटें हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस भी है, यानी अपवाद राज्य हैं, ठीक है, जहां पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो कम है, ठीक है ना। तो कभी आपसे पूछे कि लोकसभा की लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में कितनी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी मैक्सिमम, तो 500 एमएलए की सीट होती है, यानी कि 500 सीटें होती हैं, यानी 500 एमएलए। और मिनिमम जो सीट होगी वो 60 होगी, यानी 60 एमएलए, 60 सीटें। और बढ़िया जी बढ़िया, हाँ हाँ। बस अभी ना कितने मिनट की हुई भाई, अभी बस 1 मिनट हो बच्चे, अभी क्लास खत्म करती मैं करता हूँ, है ना। हाँ आप यहाँ पे कर लेना, लाइव ले लेना क्लास, यहाँ पे यहाँ से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, माइक आप इसका दूसरा ले लेना माइक, है ना। मेरे तो माइक ही पर्सनल है, मैं वैसे आरएस चल रहा है तो, है ना। आप अपना माइक ले आना, कल मैं आपको इंडिविजुअली करा दूंगा बिना माइक के, है ना। यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं माइक के, वो उसको एक्टिवेट करा दूंगा, है ना। चलिए भाई,
हाँ हाँ जी। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो हमारी विधानसभा होगी, विधानसभा में जो सीटें होंगी मैक्सिमम वो 500 सीटें होंगी, मिनिमम सीटें 60 होंगी, ठीक है। और ये कुछ एक्सेप्शन केस है, यानी कि पदुचेरी में 30 सीटें, सिक्किम में 32, गोवा में 40, और भी हैं, ठीक है। ये मैंने अभी 3 फिलहाल एग्जाम्पल पे के तौर पे लिख दिया। लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं, क्योंकि ये तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो गई, लेकिन वर्तमान में विधानसभा में कितनी सीटें हैं, यानी प्रेजेंट में कितनी सीटें हैं, तो परसेंट की सीटों की बात करेंगे हम यहां पे। परसेंट सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। तो बेटा एक तो यूपी की है, और यूपी की कितनी है, 403 सीटें। 403 सीटें हैं यूपी की। वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में भी ठीक ठाक सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में है 294 सीटें। महाराष्ट्र में कितनी है, महाराष्ट्र में आपकी 288 सीटें। और ये बेटा मैक्सिमम सीटें हैं, मैक्सिमम सीट। लेकिन अगर मैं वही बात करूं मिनिमम सीटों के बारे में, मिनिमम सीट्स, तो मिनिमम जो सीट है वो सिक्किम में है आपकी, वही आपको मैंने बताया 32, ये रहा। गोवा में है आपकी, गोवा में है 40, ठीक है। और मिजोरम में है, मिजोरम में है कितनी है बेटा, मिजोरम में, मिजोरम में भी 40 है, ठीक है ना। अगर मैं यूटी के बारे में बात करूं, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। तो यहां पे जो दिल्ली की जो सीटें होंगी वो 70 सीटें दिल्ली की हैं, ये आपकी मैक्सिमम है। और मिनिमम सीट की बात करूं तो आपकी पदुचेरी की होगी, पदुचेरी की होंगी। पदुचेरी की जो सीटें हैं मिनिमम वो है 30 सीटें, ठीक है। ये यूटी की हो गई। अब इसको मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझना कि अगर मैं वर्तमान सीटों की बात करूं, वर्तमान सीटों की, लोग विधानसभा की वर्तमान सीटों की बात करता हूं, तो जो विधानसभा की जो वर्तमान सीटें होंगी वो सबसे अधिक है यूपी की 403। तो कभी एग्जाम में पूछ ले कि विधानसभा में यूपी की कितनी सीटें हैं, तो नालायक को पता होना चाहिए यूपी की, तो अब ज्यादातर तो यूपी की हैं यहाँ पे। यूपी के, वेस्ट बंगाल के तो ज्यादा नहीं होंगे एडमिशन, 3-4 ही एडमिशन है। महाराष्ट्र के भी 3-4 ही है, बाकी तो बिहार और राजस्थान और तुम्हारा उत्तराखंड और यूपी और तुम्हारा ये दिल्ली साइड के एडमिशन है। तो इन्हें अपने अपने एरिया की सीटें पता होनी चाहिए। तो यूपी की जो सीटें हैं वो 403 है, वेस्ट बंगाल की 294 है, और महाराष्ट्र की 288, ठीक है। और ये मैक्सिमम सीटें हैं। लेकिन मिनिमम सीटों की बात करता हूं तो सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, और मिजोरम में 40 सीटें हैं। वही मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूटी जो है आपकी, दिल्ली में मैक्सिमम हाँ मैक्सिमम सीटें जो है वो कितनी है, 70 सीटें हैं। और पदुचेरी में मिनिमम जो सीटें हैं वो 30 हैं, ठीक है। विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं सबसे ज्यादा दिल्ली में है 70 सीटें, और सबसे कम है तुम्हारा पदुचेरी में। ये यूटी की बात कर रहा हूँ। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। और ये जो यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश भी कह सकते हैं इसको, ये पूरा का पूरा टॉपिक है, इसको पढ़ाऊंगा लास्ट में। ये सब टॉपिक है, टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, खत्म। केंद्र शासित प्रदेश भी पूरा पढ़ाऊंगा कि कैसे दर्जा मिला है, इनकी कब कब इनका फॉर्मेशन हुआ, इनके यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, यूटी में कौन कौन होता है, कौन इसका प्रशासक होता है, और आपका कौन सीएम होता है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। अरे नहीं भाई, वो वहां से ऐसा है, देख सुन, वो उधर से निकला, वो जहां से उसने यू टर्न लिया ना, यू टर्न निकलते ही उसने वहां से वो हो गया। हाँ हाँ, एक सूचना और, जितने बच्चे हैं ये पॉलिटिक है बेटा। आज क्लास है मेरी पॉलिटिक उसकी, एडवांस मैथ की क्लास है। तो एडवांस मैथ की क्लास आपका आज से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, और पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें ज्योमेट्री का, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से है, 0 लेवल से है। जो छोटे क्लास का बच्चा हो ना, 5वीं क्लास का, वो भी ज्योमेट्री समझ लेगा, इतने आसान वे में है। और क्वेश्चन ऐसे है, खतरनाक से खतरनाक, बिल्कुल ये समझ लो। और
कोई बुक नहीं पढ़नी है आपको, जो मैं आपको सीरीज दूंगा करने के लिए वो सीरीज करनी है। तो इस खबर को मलेरिया की तरह फैला दीजिए, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है ना, और ये फैलते ही जा रहा है, फैलते ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो भाई इसको भी आप फैला दीजिए। और कोरोना वायरस से याद आया कि बाबा रामदेव स्वामी टुडे इस लाइव आए थे इस रिगार्डिंग अपनी मेडिसिन के। तो उनकी कोरोना वटी आई है ना, उसको भी परचेज कर लेना, 600 रुपये की है। प्रमोशन नहीं है ये भाई, ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले ही बता रहा हूँ, मेरा कोई कमीशन नहीं है बाबा रामदेव जी से, ठीक है। मत खरीदो, मेरा कोई वो नहीं है ना। और मैं तुम्हें देसी तरीका बता रहा हूँ सबसे बढ़िया, हमेशा कोरोना से बचे रहोगे। और वो एक ही तरीका है, घर से बाहर मत निकलो तो मास्क लगा के निकलिएगा, ठीक है। और घर पे अगर आपके गिलोय है तो गिलोय का जूस पीजिए, मैं खुद पीता हूँ गिलोय का जूस। तो गिलोय का जूस को, गिलोय बहुत कड़वा होता है, बिल्कुल जहर होता है। अगर आप उसको आधा कप पिएंगे ना, मतलब ऐसा नहीं कि घुट्टो मतलब पूरा गिलास ही भर लिया उसका, ऐसा नहीं, इतना सा जो गिलास होता है ना, छोटा सा जो होता है, मतलब लाइक कप आधा कप ले लीजिएगा, पर वो पिया नहीं जाएगा आपसे, बहुत बहुत ज़्यादा जहर होता है, कड़वा होता है वो। नाक भींच के पी जाना उसको, बुखार नहीं होगा आपको, शुगर की बीमारी नहीं होगी कभी भी, स्किन भी आपकी साफ होगी। और भाई सबसे बेस्ट है वो, ठीक है। और उसके बाद ऐसा नहीं कि उसे पी के बाहर ही घूमते रहो, ठीक है, बाहर तो निकलना ही नहीं है घर से। चलिए भाई, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। अगर मैं बात करता हूं लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, तो देखो बच्चे, यहां पे कौन होता है, यहां पे एक स्पीकर भी होगा कि नहीं होगा स्पीकर, और एक डिप्टी स्पीकर भी होगा कि नहीं होगा डिप्टी स्पीकर। तो ये जो स्पीकर होता है ये तो होता है रूलिंग पार्टी से। रूलिंग पार्टी समझते हो, सत्ताधारी पार्टी, लाइक बीजेपी हुआ, जैसे बीजेपी चल रही है। और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो आपका ओपोजिशन की पार्टी से होगा, अपोजिट पार्टी से होगा, ठीक है, विपक्षी पार्टी से होगा। ये कोई ट्रेड, मतलब ये कोई वो नहीं है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन ये ट्रेडिशन चला आ रहा है, एक परंपरा चली आ रही है कि भाई आपका जो स्पीकर बनता है वो सत्ताधारी पार्टी से बनता है, ठीक है ना। क्लियर हुई इतनी बात। तो पहले तो आप इसको नोट डाउन करो। अब देखो बच्चे ध्यान से, अगर मैं बात करूं स्पीकर के बारे में, तो ये हमारे किस आर्टिकल में आता है, तो ये जो दोनों आते हैं वो किस आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 178। अब ध्यान से समझना, अगर आपसे पूछ ले क्या ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, तो आंसर होगा यस। ओथ, क्या ये शपथ लेते हैं अपने पद की, तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि ये पहली शपथ ले लेते हैं एमएलए के रूप में, ठीक है, ये एमएलए तो होते हैं, ठीक है। टेन्योर कितना होता है इनका, तो हम सब जानते हैं इनका टेन्योर होता है 5 साल का, 5 ईयर। क्या ये रीअपॉइंट हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, किसने रोका है, रीअपॉइंट हो सकते हैं, तो बिल्कुल बेटा यस हो सकते हैं। रिजाइन देंगे क्या ये, बिल्कुल रिजाइन देंगे, दे सकते हैं, हक है। जो स्पीकर होगा वो किसको रिजाइन देगा, डिप्टी स्पीकर को। और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो किसको रिजाइन देगा, स्पीकर को देगा। इतनी बात आप समझ पाए। एज की बात कर ले थोड़ा सा, यहां पे आ जाता है ना। एज की बात करें तो इनकी जो एज होगी वो हम सब जानते हैं कि 25 साल होगी एज। मैक्सिमम एज कितनी होगी, तो भैया मैक्सिमम एज नो लिमिट होती है, कोई फिक्स नहीं होता। सैलरी मिलती है क्या इनको, तो बिल्कुल मिलती है, बिना सैलरी के कौन काम करेगा। तो मिलती कहां से है, सैलरी मिलती है इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, जो बच्चे इंडिया सोच रहे हैं ना मुर्गा बन जाओ अभी, क्योंकि ये बेटा इसको स्टेट से मिलती है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, है ना। तो जो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बोलेंगे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, वो मुर्गा बन जाओ, अपने ऊपर भारी सी बेंच और रख लो, ठीक है। और
कुकड़ू को जरूर बोलना, ठीक है, लगना भी चाहिए घर वालों को कि हाँ सर ऑनलाइन वो भी दे रहे हैं। इलेक्शन, इलेक्शन होता है क्या इनका? बिल्कुल होता है। कैसा होता है इनका इलेक्शन? तो भैया जी इनका जो इलेक्शन होता है ना वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। और जब इनका इलेक्शन होगा तो उसमें कौन लोग होते हैं? तो उसमें जो होते हैं वो एमएलए होते हैं, एमएलए ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि ऐसा लिख सकते हो आप टोटल एमएलए ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और आपका ये भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इनके मैटर के बारे में और भी डिटेल में, ठीक है। तो पहला आप इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद पढ़ेंगे आगे। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका भी एक जो है अध्यक्ष होता है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता था वैसे इसका भी अध्यक्ष होता है, इसका भी उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। और ये जो स्पीकर होगा वह रूलिंग पार्टी से बनता है, यानी सत्ताधारी पार्टी से बनता है। और हम सब जानते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर होता है वो कहाँ से बनता है? वो अपोजिशन की पार्टी से बनता है। ऐसा कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया है, लेकिन ये एक ट्रेंड चला आ रहा है कि परंपरा चली आ रही है, ठीक है। अब ये मत पूछ लेना ललायकों कि सर परंपरा कब से चली आ रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं पूछेगा। उसके बाद फिर पूछा है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, क्या ये दोनों जो व्यक्ति हैं, है ना, यानी कि जो चुन्नू मुन्नू है, जो दोनों ये विधानसभा के, ठीक है, तो ये जो चुन्नू मुन्नू है ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होते हैं। यानी कि ये जो आपके विधानमंडल के वो विधानसभा के वो होते हैं क्या सदस्य? तो बिल्कुल होंगे, यस होंगे। ओथ शपथ लेते हैं? नहीं, शपथ नहीं लेते। ये इस पद के लिए कभी शपथ नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि वो पहली शपथ लिए होते हैं एमएलए की। टेन्योर, टेन्योर 5 साल का होता है इनका, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 साल का हो, आप इनको डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर पे हटा भी सकते हो, ठीक है, या फिर ये खुद भी रिजाइन दे सकते हैं। रीअपॉइंट दोबारा से भी नियुक्त किया जा सकता है। रिजाइन, बिल्कुल रिजाइन देगा। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देगा, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा। एज 25 साल होती है, कम से कम 25 साल होगी। मैक्सिमम नो लिमिट होती है। सैलरी कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से मिलती है, राज्य की संचित निधि से मिलती है। या राज्य की संचित निधि भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। और भैया इलेक्शन कैसा होता है? तो इनका इलेक्शन होता है डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट, जनता के द्वारा नहीं होता। और इसके इलेक्शन में जो भाग लेते हैं वो एमएलए लेते हैं, एमएलए ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो देख रहे हो गर्मी कितनी हो रही है, पसीना। चलिए भाई, कॉपी कीजिएगा इसको फटाफट से, और आपकी क्लास समाप्त की जाती है, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत है ज़्यादा, खतरनाक वाली गर्मी। आप तो अपने घर पे पंखे के नीचे बैठे होंगे, फैन के नीचे आराम से एसी में बैठे होंगे, लेकिन यहाँ तो कूलर पंखे चलने के बाद भी ये हाल है। अब देखो टाइम क्या हो रहा है, ये टाइम हो रहा है दोपहर हो रही है कड़ाके की। और इस साइड से यानी कि मेरे राइट, लेफ्ट, बैक और टॉप, इन सभी जगह से धूप लग रही है। लाइक नीचे से धूप नहीं है और सामने धूप नहीं है, बाकी तो अब इतनी जगह से धूप लग रही है तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है भाई। तो ये क्लियर हुआ आपका। आगे मैं पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको इसकी ये कंप्लीट करा दूंगा लेजिस्लेटिव असेंबली, कल आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी खत्म करा दूंगा, और फिर हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, ठीक है। पॉलिटी स्पीड के साथ खींच दूंगा मैं आपकी, जिससे कि मैं अब बैच अपग्रेड कर सकूं, और जब मैं उस बैच को अपग्रेड कर दूं तो आप ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में सीख सकें, ठीक है। और जो बच्चे एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं तो बेटा दिक्कत हो जाएगी आपको, खफा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। एमसीक्यू जरूर करें, एमसीक्यू करने से एक फ़ायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ एमसीक्यू जरूर करें, बिना एमसीक्यू के बात नहीं बनेगी, ठीक है। और हो सके तो आप जैसे हमारे डेस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, डेस्क्रिप्टिव पेपर भी दे लिया करो, उससे फ़ायदा ये होगा, सिविल वाले तो देते हैं, एसएससी वाले भी दे लिया करो। उससे क्या होगा, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख के करोगे ना, लिखोगे उस पर, उसको भेजोगे, तो उसको पर्सनली मैं ही चेक करता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि एमसीक्यू तो टेक्निकल टीम कर लेती है, क्योंकि उनको ऑप्शन आंसर की होती है, तो वो तो चेक क्या करना, आंसर की से मिलाना होता है, लेकिन सही उत्तर लिख के जांच करना वो तो मैं ही देखूंगा ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर इच्छुक हैं तो टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा,
वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया करेगी, उस पर आप मैटर लिख के दीजिए देना, जिससे कि आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद आपका इस सत्र को अटेंड करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू टुमारो, थैंक यू योर सेल्फ, बाय बाय, लव यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।